दोस्तों, चाइना ने एक बहुत जबरदस्त कदम उठाया है और वो कदम ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने जा रहा है और ऑलरेडी बना चुका है कि वो पूरे ग्लोबल लेवल पर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी। लेकिन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए पहले से ही हमारे पास में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे है। तो फिर चाइना के इस संस्थान की जरूरत क्या पड़ रही थी? देखिए, बात है पावर की। हम लोग अक्सर अपनी लाइफ के अंदर ये देखते हैं कि या तो पैसा हो या फिर पावर हो। तो जिसके पास में पैसा होता है वो उस पावर को खरीद लेता है, या फिर जिसके पास में पावर होती है वो उस पावर से उस पैसे को बटोर लेता है। लेकिन बात यहां पर केवल और केवल पावर की है। आज पैसा अमेरिका के पास में भी है, लेकिन चाइना के पास में भी है। आज बात यह है कि ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स को, उसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। आज हर कोई व्यक्ति, हर कोई देश जो है वो आज अमेरिका की बात मानता है। और वो क्यों मानता है? क्योंकि ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर इंपैक्ट है अमेरिका का, और अमेरिका जैसा कहता है वो इंस्टीट्यूशन वैसा ही करता है। आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस को देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं और उन 5 परमानेंट मेंबर के अलावा आज तक कोई भी शामिल नहीं हो सका है। इसलिए एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि क्या हमेशा वो परमानेंट 5 मेंबर ही रहेंगे या फिर उसका एक्सपांशन किया जाएगा? भारत ने कई बार ये कहा है कि भाई तुम लोग 5 ही रहे हो इसके अंदर, थोड़ा सा एक्सपांड करो भाई, दूसरों को जगह दो यहाँ पे आने की। लेकिन नहीं, वहां वो टस से मस होने का सवाल नहीं रह रहे हैं। चाइना ने कई बार कह दिया, चाइना खुद उस 5 मेंबर के अंदर शामिल है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है और साथ ही के अंदर इसमें अमेरिका है। ये 5 देश परमानेंट मेंबर के अंदर शामिल है, लेकिन फिर भी जो है उसका एक्सपांशन नहीं हो रहा है, एक्सटेंड उसको नहीं कर रहे हैं। चाइना ने यह सोचा कि यार क्यों ना हम लोग अपना ही एक यूनाइटेड नेशंस क्रिएट कर देते हैं। हम एक ऐसी संस्था को बनाते हैं जहां पर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए, और 30 देशों को उसके अंदर शामिल कर लिया है। बात है पावर की कि आखिरकार ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट किसका होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार 30 मई 2025 को चाइना के द्वारा हांगकांग में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया है जो कि आगे चलकर चाइना को सुपर पावर बना सकता है। तो चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से। रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है IOMED ग्लोबल मीडिएशन एज अल्टरनेटिव टू आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको यूएन कोर्ट हम लोग कहते हैं। और ये सारे मेंबर्स आप लोग देख सकते हैं, ये उसके सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज 175 डेज का हार्ड चैलेंज बन चुका है। आज इसकी लास्ट डेट है 31 मई, आज लास्ट डेट है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आज इस ऑफर को अवेल कीजिएगा। मुझे एक मौका जरूर दीजिएगा कि मैं जो टेक्निक्स हैं, जो 175 टेक्निक्स हैं, उनको आपके ऊपर आजमा सकूं। और जैसे वो टेक्निक आपके ऊपर काम करेगी, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट के अंदर देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से भी एक व्यक्ति ऐसा जुड़ा जिसने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी इसको एक्सेप्ट करके। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन फोकस को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं जो कि आपने कभी सोचा हो, तो हमारे इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। आज इसकी लास्ट डेट है। 500 रुपीज के अंदर आप लोगों को कोर्स मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है QUIT75। चलिए आप लोग दीपक इंदौर ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। एक्चुअली में चाइना ने एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी जो है उसको बनाया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, जो कि काम करेगा मध्यस्थता का। जैसे मान लीजिए कि 2 विवाहित जो है जोड़े हैं, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो थर्ड पर्सन आता है, दोनों के बीच समझौता करवाता है। अगर 2 देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वहां पर चाइना आएगा और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व अगर कर पाता है तो जो मीडिएशन में रहता है व्यक्ति, उसकी बड़ी जो है प्रेस्टीज बनती है कि यार देखो इसने उस मामले को सुलझा दिया, और धीरे धीरे उसका इंपैक्ट जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और साथ ही में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसके स्थान पर चाइना ये चाह रहा है कि हम लोग भी अपना खुद का एक डिस्प्यूट सेंटर जो है उसको बनाएं। ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड है टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन। तो चाइना के अंदर हांगकांग है और हांगकांग में ही इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है। इसमें कुल 30 देश जो है वो शामिल हैं। लेकिन पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार आईसीजे कैसे काम करता है, आईसीजे की क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसको लेकर चाइना जो है वो अब नया अपना एक खुद का कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने जा रहा है। ये चाइना के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वांग यी इनका नाम है। चाइना ने सभी को अपने मंच पर इकट्ठा किया है। चाइना की एक पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है, वो है डेट ट्रैप पॉलिसी। किसी को कर्ज दो
और उस कर्ज को ना चुका पाने के बहाने आप उस देश के किसी आइलैंड पर कब्जा कर लीजिए, आप उसके पोर्ट पर कब्जा कर लीजिए। तो ये 30 देशों की टीम आप लोग यहां पर खड़ी हुई देख रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है, कानाफूसी चल रही है कि ठीक है आप लोग हमारे साथ में रहो, हम आपका कल्याण कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईसीजे का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड की कैपिटल हैग के अंदर स्थित है, ठीक है। और देखिए जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इनको रिजॉल्व आईसीजे करता है। आप देखेंगे कि इसके अंदर पेंडिंग केसेस की लिस्ट देखेंगे, जैसे लिथुआनिया और बेलारूस के बीच में माइग्रेंट्स को लेकर एक केस चल रहा था, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। ये जो केस है वो अभी पेंडिंग के अंदर है आईसीजे के अंदर। फिर कुछ प्रेस रिलीज जो है वो हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बैठते हैं और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। जैसे एक पेंडिंग केस मैं आप लोग को बताता हूं, यहां पर हंगरी और स्लोवाकिया के बीच में है, साथ ही में यूनाइटेड नेशंस और ईरान के बीच में पेंडिंग केस चल रहा है। तो ये जो पेंडिंग केसेस की लिस्ट है वो अभी आईसीजे के पास में है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व करेगा इनको। जजमेंट्स की अगर बात करें तो रिसेंटली 19 मई 2025 को उनकी तरफ से एक जजमेंट आया है, लैंड एंड मैरीटाइम डिलिमिटेशन एंड सॉवरेनिटी ओवर आइलैंड, मतलब गैबॉन और गुयाना के बीच में कुछ आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट था जिसको रिजॉल्व किया गया आईसीजे के द्वारा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना यार कि एक ऐसी संस्था है जो कि दो देशों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो फिर उसको रिजॉल्व कर सकता है। तो फिर यहां पर हमको नए कोर्ट की जरूरत कहां पर पड़ रही थी? देखिए आईसीजे का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 26 जून 1945 को किया गया था। आप इस डेट को ऐसे याद कर सकते हैं कि माइकल जैक्सन की जो डेथ हुई थी वो 26 जून को ही हुई थी। 26 जून से एक दिन पहले अगर हम लोग 25 जून की अगर डेट याद करना चाहें तो इंडिया के अंदर इसको ब्लैक डे हम लोग कहते हैं। ब्लैक डे इसलिए क्योंकि इस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को। चलिए वापस आते टॉपिक के ऊपर। 193 कंट्री जो है इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग के अंदर है। 9 साल जो है वो एक जज का टेन्योर होता है। इसमें कुल 15 जज है। एक्चुअल में जो यूएन काम करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ही यहां पर ये 15 मेंबर जो है वो इलेक्ट होके आते हैं और एक मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। इसके अभी जो प्रेसिडेंट है वो है यूजी इवासावा। तो ये इनके प्रेसिडेंट है जिनको रिसेंटली 3 मार्च 2025 को ही वहां पर अपॉइंट किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट भी इनके अंदर होते हैं। थोड़ा सा हम लोग और ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। देखिए आप लोग देखेंगे कि अभी जो 15 मेंबर्स हैं, जैसे आप देखिए कि जापान, युगांडा, स्लोवाकिया, फ्रांस, सोमालिया, चाइना, इंडिया से भी जो है इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, जिनका नाम है दलवीर भंडारी। तो आईसीजे के अंदर दलवीर भंडारी जो है वो भी एज ए मेंबर जो है वो काम कर चुके हैं। 2012 से लेकर 2027 तक उनका टेन्योर जो है वो रहने वाला है। साथ ही के अंदर पाकिस्तान को भी जगह मिली है। अगर आप लोग इस लिस्ट के अंदर देखेंगे तो 1946 से लेकर अब तक जो इसके प्रेसिडेंट रहे हैं उन प्रेसिडेंट्स की लिस्ट के अंदर सबसे पहले एल सल्वाडोर के एक व्यक्ति जो थे जिनका नाम था जॉस गुस्टावो, ये प्रेसिडेंट बने थे। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया देखिए ये रहा यहां पर। तो इंडिया जो है, इंडिया के 1985 से लेकर 1988 तक नगेंद्र सिंह प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 1970 से लेकर 73 के बीच में मोहम्मद जफरुल्लाह खान वहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो हमारे वहां पर 2 व्यक्ति हैं, एक तो प्रेसिडेंट के तौर पर रह चुके हैं पहले नगेंद्र सिंह, और फिर अभी एट प्रेजेंट जो है दलवीर भंडारी वहां पर एज ए मेंबर। जो 15 मेंबर हैं उनमें से एक दलवीर भंडारी वहां पर अभी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई भी मेंबर एट प्रेजेंट वहां पर नहीं है, ठीक है। अब बात यह है कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि ये यूएन के इन्फ्लुएंस के अंदर काम करता है और यूएन जो है वो इन्फ्लुएंस में काम करता है यूएसए के। कभी भी यूएन के अंदर कोई भी रिफॉर्म नहीं हुआ है। कई बार रिफॉर्म की बात की गई है, जो परमानेंट मेंबर हैं इनके एक्सपांशन की बात की गई है, लेकिन आईसीजे जो भी जजमेंट देता है वो एक रेस्ट्रिक्टेड होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को यूक्रेन और रशिया के बारे में बताना चाहूंगा। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर छिड़ा था वो 2022 के अंदर छिड़ा था, ये आप लोगों को पता है। अब यूक्रेन के अंदर जो है बहुत सारे लोगों की मौत हुई। इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर गई? रशिया के ऊपर, कि रशिया ने वहां से मिसाइल दागी और यूक्रेन के लोगों के ऊपर आकर लगी, जिसमें बहुत सारे महिलाएं और बच्चों की मौत हुई। इसको वॉर क्राइम्स कहते हैं। ये वॉर क्राइम का इशू आईसीजे के पास में गया था। आईसीजे ने यह कहा कि जल्द से जल्द रशिया जो है वो सीज फायर को साइन करे, ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो उस समय रशिया ने उस वॉर को नहीं रोका और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। इसीलिए आईसीजे ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, मानना जरूरी होता है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, चाइना के द्वारा बनाए गए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले 30 मई 2025 को इसको बनाया गया है। चीन के हांगकांग में इसकी स्थापना की गई है, वही इसका हेडक्वार्टर है। इसका मतलब है कि चीन का इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट रहेगा। इसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया समेत 30 देश जो है इसके अंदर संस्थापक देश बन चुके हैं। सिर्फ मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाया जाएगा, मतलब चाइना जो है वो बीच में बैठ जाएगा और जिन देशों के बीच में विवाद है दोनों को आमने सामने बैठा लेगा और पूछेगा कि बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत है। ठीक है, दोनों के डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करवाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग बड़ा सरप्राइज करेंगे। थोड़ा रुकिए। समझौता स्वैच्छिक होगा, मतलब आपको मानना है तो मानो, नहीं अपने घर जाओ। अगर कोई पक्ष सहमत नहीं हुआ तो कोई फैसला नहीं होगा। दोनों में से अगर दोनों पक्ष सहमत होने जरूरी है, सेटिस्फाई होने जरूरी है, एक ने भी उसमें वीटो किया तो फिर वो जो कंडीशन है या फिर हम लोग कहेंगे केस जो है रफा दफा हो जाएगा। इसमें देशों के साथ दूसरे देशों के नागरिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन मामले पर दायर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मेंबरिंग कंट्री नहीं है, वो भी क्या इस डिस्प्यूट सेंटर में आ सकता है? तो बिल्कुल वो आ सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि चाइना जिस पॉलिसी के ऊपर चलता है वो है डेट ट्रैप पॉलिसी। चाइना हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर 30 सबसे बड़े कस्टमर बन जाए चाइना के, और चाइना इनको इतना भर भर कर लोन दे, इतना कर्ज दे कि कल को जैसा चाइना कहे वैसा ये बात माने। तो ये जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि चाइना अपना इंपैक्ट दर्शाने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। अब देखिए अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना, आप सोचकर देखिए। अमेरिका इसलिए पावरफुल बना क्योंकि उसने ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है, चाहे यूएन की बात करें, चाहे आईसीजे की बात करें, और भी कई संस्थाएं हैं, वो सब यूएन के जो संस्थाएं बनी हैं वो सब अमेरिका के कहने से बनी हैं। आज अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई देश जो है अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो कोई भी देश जो है वो जाकर किसके पास में जाता है? अमेरिका के पास में, क्योंकि उसके पास में पावर है। तो आप देखिए कि मैग्नेट जो होता है, जो चुंबक होती है, मैग्नेट होता है, उसके सारे चारों तरफ जो है खींचे चले आते हैं क्योंकि उसके पास में पावर है। तो यहां पर मैग्नेट क्या है? पावर है। तो पावर से सभी लोग जो है, सभी देश वो खींचे चले आते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि चाइना अपना इंपैक्ट बढ़ाने के लिए, ताकि दूसरे देश इसके पास में आए, इसीलिए ये अब क्या करना चाहता है, अपना इंपैक्ट बढ़ाने के लिए ऐसी संस्थाएं जो है वो बनाना चाहता है। लेकिन चाइना की जो कर्ज देने की और विस्तारवादी एक्सपांशन करने की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर शक करते कि यार ये कल को जो है इन देशों को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आप देखिए बांग्लादेश को, आप देखिए पाकिस्तान को, आप देखिए श्रीलंका को देख लीजिए, आप नेपाल को उसने नुकसान पहुंचाया, और बहुत सारे देश ऐसे हैं। अब वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। तो मेनली बात यह है कि चाइना की इन नीतियों से बहुत कम देश जो है वो खुश हैं। अब देखना यह होगा कि भारत को ये कैसे इंपैक्ट करता है। देखिए बात यह है कि भारत आज विश्व शांति की तरफ बढ़ता है, ग्लोबल लीडर की तरफ भारत बढ़ रहा है। ना चाहते हुए भी हमको इनवाइट किया गया कि हम लोग रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन करें। ना चाहते हुए भी हमको इनवाइट किया गया कि आप इजराइल से, हमास से बात कीजिए। हमने तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई भारत जो है वो काम कर सकता है। लेकिन कभी चाइना के लिए ऐसा नहीं कहा गया कि चाइना जो है वो किसी दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करवा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश अगर वहां पर शामिल है, जो कि ऑलरेडी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के लिए जा रहा है पाकिस्तान, हो सकता है कि वो ब्लैक लिस्ट में चले जाए। अगर कोई एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है और वो चाइना के संस्थान के अंदर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो उसका कोई इंफ्लुएंस नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। 500 रुपीज के अंदर आपको एक कोर्स अवेलेबल होगा जिसमें आप लोगों को क्विट 75 इस कोड का यूज करना है। आप लोगों को 175 टेक्निक्स बताई जाएंगी कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो जल्द ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, और टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर ग्लोबल पॉलिटिक्स के मैं शॉर्ट्स शेयर करता हूं, आप लोग उनको देखिए, काफी नॉलेज आप लोग को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।